सफलता अक्सर कई सारी कहानियों को साथ लेकर के आती है। कई कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं, बड़ी रोचक होती हैं। और जब उस कहानी के कथानक जिसके ऊपर वो कहानी लिखी गई है, वो टॉपिक स्वयं एक हीरो हो जिसने जीरो से हीरो तक की कहानी को अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ गढ़ते हुए देखा है, तो ये उनसे बात करना और भी रोमांच पैदा करता है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक हीरो हमारे बीच में हैं, संजय भट्ट जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। संजय जी, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। जी आपकी पैदाइश कहाँ से, कहाँ की है, कहाँ पले बड़े, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जी, मैं बताना चाहूँगा, ये ऋषिकेश में एक जगह है श्यामपुर। तो मेरा जन्म वहीं का है और 1976 में ओके। मेरा जन्म हुआ है। तो और हम लोग दो सिस्टर ओके। और बेसिकली हम दो भाई थे पहले, ओके। और एक ब्रदर मेरे बचपन में ही मतलब कहीं मिस हो गए थे। ओके। तो ये है मुझे। तो आपकी स्टडी की अगर बात करें, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, क्या क्या पढ़ाई लिखाई रही, क्या एकेडमिक बैकग्राउंड रहा? जी, एक्चुअली मेरी पढ़ाई आईडीपीएल से हुई है। ओके। और बेसिकली मेरा पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं बचपन से ही। ओके। बल्कि पेरेंट्स भी मेरे को काफ़ी वो करते थे, पिटाई भी खाई मैंने बहुत। ये तो हमारे इंडियन पेरेंट्स का एक वो है। तो शुरू से मेरे को लगता था कि यार मेरे को कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ अपने हाथ का कुछ काम हो तो ज़्यादा मेरे को अच्छा, मतलब मेरा इंटरेस्ट था उसमें शुरू से ही। तो मैंने बल्कि कभी घर का टीवी खोल, कभी फ्रिज खोल, उसके लिए भी मैंने बहुत मार खाई है। तो फिर अब सही तो होते नहीं थे वो बेसिकली ख़राब ही हो जाते थे। तो काफ़ी भी मैंने इसके लिए मतलब वो किया। तो फिर जो है कि 6th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया। ओह। क्योंकि माइंड तो डाइवर्ट हो गया था, जो होना था कि कब मतलब घर के अलग अलग सामान को ख़राब करने का। तो ऐसे कर करके बस एक, सही बताऊं तो ज़बरदस्ती की मैंने पढ़ाई की। फिर हाई स्कूल में अगेन मैं 2 बार फेल। फिर तो घर वालों ने बोला भैया अब तुझे जो करना है वो कर ले। कि अब वो समझ गए थे कि वास्तव में इसमें पढ़ना ही नहीं। तो फिर मैंने एक दो फैक्ट्री हैं यहाँ पर, वहाँ पर मेरा एक इच्छा थी वहाँ फैक्ट्री में वो बनता क्या है, होता क्या है वहाँ पर। तो मैंने वहाँ काम किया। इसी तरह से किसी की कुछ जान पहचान से वहाँ पर एंट्री हुई मेरी। तो वहाँ पर गए, बॉटल बनती है वहाँ पर, जेई ग्लास। अच्छा। काम वैसे तो वो था नहीं, वो सब मशीनों से होता है। मशीनों से होता है, लेकिन हम लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो हमको उन्होंने हेल्पर में लगाया, पैकिंग में या बाकी चीज़। बॉटल बनती थी वहाँ पर, बॉटल की पैकिंग करना था हमको। तो मैंने किया, फिर वहाँ पर काफ़ी टाइम किया, लगभग 5-6 महीने। फिर मुझे लगा कि अब निकलो यहाँ से। फिर हम वहाँ से चले गए। फिर एक फैक्ट्री यहाँ ऋषिकेश में थी, RMI। वहाँ पर रोलिंग MS रोल आते थे वहाँ पर, उनसे वो शायद कुछ कटिंग करके कुछ बॉक्स बनाते थे या क्या बनाते। MS रोल इन द सेंस कि जो गत्ते के या नहीं, MS मतलब लोहे के होते हैं। लोहे के रोल, हाँ। तो उससे कुछ प्रोडक्ट बनता था उनका। तो फिर मैंने वहाँ पर काम किया, तो वहाँ पर अलग एक्सपीरियंस मिला। यहाँ पर जहाँ मैं पहले करता था वहाँ देते थे वो पर डे का 18 रुपीज़। ओके। 18 रुपये। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ उन्होंने दिए हमको 20 रुपये। यहाँ पर सेम अगेन मैं फिर हेल्पर में किया मैंने काम। तो ऐसा ही मेरा क्रेज़ रहा शुरू से कि मतलब कंपनी में एक्चुअली होता क्या है। और जब हमारा माइंड सेट होता है कि मतलब कुछ जानकारी प्राप्त करने का, या आप जानकारी ले रहे हैं, तो इन द सेंस आपके पास कुछ मोटिव है उसको करने के लिए। तो मेरा मोटिव यही था कि मतलब कुछ अपना ही किया जाना चाहिए काम। तो उसको लेके मतलब काफ़ी ये किया मैंने। फिर मैंने 3-4 महीने लगभग यहाँ भी काम किया। उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं जो है कि यहाँ पर एक वो है कंप्यूटर सेंटर ऋषिकेश में। तो मेरे एक अंकल हैं, तो उनके कोई नोन है, टाटा कंप्यूटर। ओके। डाटा कंप्यूटर, मुकेश जी, आप शायद जानते हैं। मुकेश जी, हाँ।
मैं उनके पास चला गया तो फिर ज़्यादा नहीं, अब उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था मेरा कंप्यूटर देखने का। ओके। तो आई वॉज वेरी क्रेजी एंड मोस्टली पेंट ब्रश जब हमने किया ओके। तो मतलब मैंने सोचा यार ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग जो अभी यंग जनरेशन है वो शायद इस बात से रिलेट कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का एक टूल होता था पेंट करने का, जिसमें हाँ जब हम इनिशियल डेज में कंप्यूटर सीखते थे तो बड़ा वो पेंट ब्रश यूज़ करके पिक्चर्स बनाने का बड़ा एक क्रेज होता था। कुछ भी हम बनाते थे, मैं ड्राइंग्स वगैरह, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया तो हमने मतलब किया उसको। फिर मुकेश भैया को मैंने बोला कि भैया कोई कंपनी देखो इधर जहाँ मुझे कुछ काम करना है मतलब। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ। तो उन्होंने और रिसेंटली उन्होंने एक दिन मुझे बोला संजय वहाँ पर वो आया है, एक वैकेंसी आई है, आपको वहाँ जाना है, ढालवाला में। ओके। ऋषिकेश में मतलब इंडस्ट्रियल एरिया बोल सकते हैं आप उसको, ढालवाला। मैंने कहा ठीक है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया वहाँ जाने के लिए। तो मैं वहाँ पर गया तो जो हमारे बॉस थे उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा। वो बोला क्या करते हो, क्या है, क्या अब तक क्या किया आपने। तो मैंने कहा सर अभी मैंने कुछ तो नहीं किया, बट ऐसे ऐसे इन कंपनियों में ऑलरेडी काम किया है मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर तो उन्होंने मुझे एक पेपर पे लिख के दिया 1200 रुपये। ये बात है 97 की। ओके। 97 की। और बस मेरी ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पर। वो क्या किस चीज़ की कंपनी थी बेसिकली? वो सेम कंपनी थी जो मैं आज की डेट में काम कर रहा हूँ, जो वो लोग मेडिकल डिवाइसेस बनती थी वहाँ पर। ओके। एक फाइबर ऑप्टिक्स हाँ फाइबर ऑप्टिक्स लाइट गाइड बनती है उसमें, और कुछ हॉस्पिटल के लाइट सोर्स। ओके। लाइट सोर्स तो वो ये प्रोडक्ट एक्चुअली ओटी में यूज़ होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। तो बेसिकली पर्टिकुलर बोले तो एंडोस्कोपी होती है ना, दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं उसमें मस्ट है ये केबल और ये आपका लेंस लाइट सोर्स जो होता है। मैंने वहाँ पर फिर काम किया अराउंड 3 साल। अच्छा। इस 3 साल में एक और बीच में मेरे पेरेंट्स ने बोला यार कुछ वो तो कर लो, कुछ टेक्निकल वो तो कर लो, कुछ डिग्री डिप्लोमा। हाँ। तो मैंने कहा अब कैसे होगा। उन्होंने कहा तुम भर दो उसको फॉर्म। उस टाइम ITI चलता था, बिल्कुल क्रेज भी था। तो मैंने भर दिया वो, और लकीली मेरा निकल भी गया। इलेक्ट्रीशियन का था वो शायद, या वायरमैन था शायद। हाँ वायरमैन, मतलब इलेक्ट्रिकल में ही आता है वो। तो नंबर आ गया, ठीक चले गए जी हम विकास नगर। ओके। विकास नगर गए तो वहाँ एडमिशन लिया। फिर मैंने यहाँ मतलब रिज़ाइन नहीं दिया था। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि कैसे होगा ये, थोड़ा दिमाग चलाया। कुछ दिन तो मैं गया लगातार वहाँ पर। विकास नगर बहुत दूर पड़ता था जाने के लिए, और मैं जाता भी बस से था। तो काफ़ी दिक्कत रही हमारे लिए उस दौरान। तो फिर मैंने अपने टीचर को बोला देखो सर मैं डेली तो आ नहीं सकता हूँ, आप कुछ तरीका बता दो मुझे आप कि मतलब कैसे हो पाएगा, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। मैंने उन्हें क्लियर बताया ना। तो उन्होंने कहा ठीक है संजय तुम हफ्ते में एक बार तो आना पड़ेगा आपको, बाकी जिस दिन आओगे उस दिन तुम्हें काम बता दिया जाएगा और वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम करके लेके आना है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर मैं हफ्ते में एक बार गया, इस तरह से चलता रहा। और फिर मैं यहाँ भी जॉब कंटिन्यू कर लिया मैंने। हाँ तो ऐसा ऐसा चला। फिर इनफैक्ट फिर क्या हुआ कि 2000 के आसपास वो कंपनी जो है कि निकोलस पिरामल को सेल कर दिया उन्होंने, हमारे बॉस ने। अच्छा। एक्चुअली उनके कोई फैमिली मेम्बर्स उनके साथ नहीं थे, तो इस करके उन्होंने सेल आउट कर दिया उसको। थे यहाँ पर लगभग 40-45 के आसपास स्टाफ, हाँ एम्प्लॉय। तो वो सारे लोग गए। वो तो निकोलस तो मुंबई में थी वो, तो वो चली गई मुंबई। सारा स्टाफ भी चला गया वहाँ पर, और मेरे को बोला गया तुम भी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। मैं गया ही नहीं फिर। और तब तक आप मीन्स 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, तो सैलरी ग्रोथ और बाकी चीज़ें
हाँ, हम लोग 3,000 में आ गए थे। अच्छा, 3000 लगभग डबल से ज़्यादा आप हाँ गेन कर रहे लगभग। थे। फिर हमको और काम दे दिया उन्होंने, कुछ R&D में लगा दिया, कुछ इस तरह से था। तो जब आपने कंपनी छोड़ी फिर उसके बाद? कंपनी में देखो, अब कंपनी में तो मैंने जो है 3 साल काम किया। ड्यूरिंग में ITI भी करता रहा ड्यूरिंग जॉब, और ड्यूरिंग जॉब मैंने जो है एक दुकान भी खोल दी। किस चीज़ की? वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो। हाँ। तो दुकान कैसे खोली कि उस टाइम सिस्टर की हुई शादी, तो अब उस टाइम VCR चलता था। हाँ, मतलब वो मूवीज़ शूट देखने के लिए, शूट देखने के लिए। हाँ। जो शादी की जो भी शूटिंग्स होती हैं वो सब VCR में। तो हम लोग आए VCR लेने ऋषिकेश। किसी के पास VCR नहीं मिला। फिर 1-2 जगह और भी पता किया, श्यामपुर में भी थे लोकल जो थे। तो बेसिकली वो VCR मिला ही नहीं उस दिन हमें। 10 बज गए रात के, 11 बज गए बल्कि। मीन्स VCR बुक है कंप्लीटली? हाँ ऐसा। हाँ, मतलब उस दिन पता नहीं क्या था, क्या नहीं था। तो उस टाइम VCR का क्रेज़ था, बहुत क्रेज सब लोग किराए पे लेते थे। लेके चलाते थे, घर पे मूवीज़ देखते थे। तो मैंने कहा यार अब क्या किया जाए। फिर अगले दिन मैं आया ऑफिस, मतलब कंपनी में गया। शाम को मैंने यहाँ पे एक दुकान होती थी यहाँ ऋषिकेश में, टेलीग्लोब करके, हाँ। वहाँ गया, उनसे नया VCR ले लिया। पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैंने भैया को बोला, मुकेश भैया को, मैंने कहा आप इनको बोल दो या अभी तो आधे पैसे, आधे हम बाद में दे देंगे। तो उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने VCR में दे दिया। तो बस वो केवल ख़रीदा था शादी की वो देखने के लिए। ओके, रिकॉर्डिंग देखने के लिए। तो अब वो देख ली, कई बार चलाया, बच्चों ने भी, मतलब हम बच्चे ही थे, ज़्यादा एज तो थी नहीं। और भी थे, मतलब आस पड़ोसी है, कैसे चलेगा ये चलेगा, मतलब क्रेज़ रहता ही है जब VCR अपना ही है, मतलब बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी उस समय तो। इवन जिस चीज़ को किराए पे लेके आना पड़ रहा हो, आप ओन करते हो उस चीज़ को। हाँ। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा वो, तो बड़ा मज़ा आया, मतलब काफ़ी 1 महीने तक खूब चलाया मतलब। हाँ। और फिर और भी मूवी की कैसेट लाओ किराए पे और चलाओ, मज़ा आ रहा है मतलब। फिर क्या हुआ कि लोग भी मांगने लग गए। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई, हाँ। अब मना भी नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके पूरे हमारे जो आसपास में इनको पता लग गया सबको कि यहाँ भी VCR है। तो फिर एक दिन आ गया, ये कोई हमारे घर पे ही आ गया, तो उन्होंने कहा भैया मेरे को VCR दे दो अपना। मैंने कहा VCR तो अभी चल रहा है। तो उन्होंने कहा आप ना किराया ले लेना। तो जब उसने कहा, मैंने कहा ठीक है फिर तुम कल आना। तो इनफैक्ट वो आ भी गया कल, नेक्स्ट डे। तो उस टाइम लिए मैंने, मतलब जो एक खाली VCR का रेट था वो 100 रुपये था शायद। और अगर आप कलर TV भी दे रहे हैं तो 150 था शायद। तो मेरे पास कलर TV नहीं था, तो मैं VCR उसको दे दिया। 100 रुपये उसने मुझे दिए, वो ले गया। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी दिख गई मुझे उसमें। तो ऐसे ऐसे कर करके फिर वो एवरीडे जाने लग गया, मतलब खाली ना रहे वो। अब इसमें एक चीज़ समझते हैं इस इंसिडेंट्स में कि एक वैक्यूम दिखा कि VCR अवेलेबल नहीं है खुद के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया VCR ख़रीदने का, और फिर अपॉर्चुनिटी सामने से जब आई तो उसे कन्वर्ट भी किया। तो ये एक बेसिक गुण होता है किसी भी बिजनेसमैन के अंदर कि अगर उसने अगर उसने वैक्यूम देख लिया और अपॉर्चुनिटी बन रही है तो रिस्क लेने का जो एक गुण है वो होना चाहिए किसी भी एक बिजनेसमैन को, अगर वो सक्सेस बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो फिर लगभग दुकान कितने समय आपने वो किया? नहीं, ये जो VCR वाली जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, ये ड्यूरिंग जॉब ही है। अच्छा, ड्यूरिंग जॉब। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने एक और कलर TV भी खरीद लिया। ओके, फिर वो चलता गया अपना यूनिट जो है अपग्रेड कर दिया। हाँ। तो मेरे एक फ्रेंड भी थे, फिर हम दोनों ने दुकान ही खोल दी एक। ओके। वो भी मेरे साथ वहीं जाते थे। ओके। तो उनका नाम था राकेश साहब भी हैं वो। और वो अभी भी वहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, मुंबई में। अच्छा। तो फिर हमने दुकान खोल दी। उसमें एक VCR से 2 से 3 4 5 6 7 कर दिए। 6-7 कलर TV हो गए,
काफ़ी हो गया। फिर हमने कैसेट भी रखने शुरू कर दिए, मूवीज़ की और ऑडियो भी कर दिया। ओके, ऑडियो भी जोड़ दिया उसमें। और फिर बस ऐसे कर करके वो काफ़ी, फिर उसमें कैसेट धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ रही थी। लगभग आपको याद होगा सीडी आने लगी थी, हाँ, VCDs इसी दौरान आई थी लगभग 2003-4 के आसपास। फिर वीडियो गेम भी रख दिया वहाँ पर। ऐसा ऐसा चलता रहा, मतलब कुछ ना कुछ। फिर जब कंपनी बंद हुई तो सब लोग क्योंकि चले गए थे, तो वो दुकान मेरे को चलानी पड़ी। फिर कुछ दिन मैंने चलाई वो, फिर मैंने उसको क्लोज अप कर दिया। और इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे को एक आइडिया आया कि जो काम मैं वहाँ पर कर रहा था फैक्ट्री में, यहाँ ढालवाला में, तो मैं क्यों ना उसको ही कर लूँ। तो मैंने फिर एक कमरा लिया। और जब, क्योंकि जॉब तो करनी नहीं थी, फिर जॉब तो चली गई थी, कंपनी बिक गई थी, तो हमने उसको पीछे एक कमरा लिया वहीं मार्केट में, और वहाँ पर काम किया। फिर तो धीरे धीरे मतलब जो कुछ लोग थे पुराने, कोई एक कंपनी थी हरिद्वार में, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया। मैं उनके पास गया और मैंने उनको बताया कि भाई मैं भी कर रहा हूँ इस काम को, तो आप, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मतलब उस टाइम पे। तो ठीक रहा मतलब जर्नी। फिर वो एक वो कौन सी फीलिंग थी, या वो कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट था? देखो, आप ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो, मीन्स जो कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से वो कंपनी सेल आउट की, मतलब उसका कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी, वो कर रहा था। एक 20-22 साल का लड़का, वो कौन सा पॉइंट ऐसा था जिस पॉइंट पे जाकर के वो लड़का ये डिसाइड कर पाया, या ये डिसीजन बना पाया कि यार भले वो कंपनी का काम है, लेकिन उस लेवल का काम जो है मैं एक कमरे में शुरू कर, मतलब ये कॉन्फिडेंस आना। भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको जाना तो मार्केट में ही है ना, प्रोडक्ट को बेचना तो उसी मार्केट में है, आप छोटे से बेचो बड़े से बेचो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आने का सोर्स क्या था? कॉन्फिडेंस, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मेरा शुरू से ही ये था कि मुझे कुछ अपना करना है, अपना ही करना है। और इसी के चलते मैंने ड्यूरिंग जॉब वो VCR का जो अभी बताया आपको केस, वो अपना किया। फिर दुकान भी अपनी बना के, फिर ये तो क्योंकि वो काम मुझे ऑलरेडी आने लग गया था ना, जब मैंने 3 साल काम किया कंपनी में, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को करना चाहिए। अच्छा, उस ड्यूरिंग जॉब मैंने एक चीज़ और सीखी। जो मेडिकल इक्विपमेंट का होता है, उसमें आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ट्रेड फेयर लगते हैं। ओके। तो वो ट्रेड फेयर फर्स्ट टाइम मैंने वहीं देखे थे। ओके। कंपनी की तरफ से गया वहाँ पर, मतलब एग्जिबिट भी किया शायद हमने। और फिर वो भी मेरे मतलब कंपनी से ही मतलब काफ़ी कुछ सीखा मैंने। ओके। तो वो भी एक मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया। फिर मैं पता करता था कि कहाँ पर ट्रेड फेयर होंगे, तो फिर मैं ट्रेड फेयर में भी जाने लग गया। तो मेरे को मतलब काम एग्जैक्टली आराम से मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि उस फील्ड के लोग भी कम थे। हाँ। तो हमारा एक मेन प्रोडक्ट है फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड। ओके। एंडोस्कोपी में यूज़ होती है, और बेसिकली लाइट सोर्स से उसके ज़रिए लाइट लेके फिर टेलीस्कोप या एंडोस्कोप बोलो आप, दूरबीन, हाँ, उसमें जोड़ लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जब एंडोस्कोप शरीर के अंदर जाता है तो वहाँ अंदर अंधेरा होता है। हाँ। तो दे नीड टू मच लाइट इनसाइड द स्टोमक। हाँ। तो ये उसका मेन बेसिक काम है, उसके लिए विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली, विजिबिलिटी। तो उस टाइम तो अब उसके लिए चाहिए था ऑप्टिकल फाइबर्स। हाँ। वो मेरे पास था नहीं। हाँ। कोई सोर्स ही नहीं था रॉ मटेरियल का, आना था जर्मनी से। हाँ। अब कैसे मंगाओगे आप? तो कुछ थे मेरे नॉन पर्सन मुंबई में। हाँ। मैंने उनको बताया कि यार ऐसा ऐसा है, मेरे को ये फाइबर चाहिए जर्मनी से। तो उसने कहा, वो ऑलरेडी वहाँ से कुछ मंगाते थे प्रोडक्ट जी, कुछ और ही दूसरा प्रोडक्ट था सेम कंपनी से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए मंगा देता हूँ। हाँ। तो फिर वो उन्होंने मुझे ला के दिया, मतलब फाइबर्स। और फिर वो क्या होता था कि वो आता था लगभग 10 मीटर की लेंथ में। हाँ। और बंडल, और 6 mm उसका डायमीटर होता था। हाँ। तो वो केबल फाइबर होता था, ग्लास फाइबर। हाँ। उससे ही वो केबल हम बनाते थे, फाइबर ऑप्टिक। ओके। तो वो चलता रहा ऐसा,
मुझे कोई परेशानी नहीं हुई मतलब। तो हम लोग फिर वो जो दुकान थी शायद मैंने कुछ टाइम बाद वो छोड़ दी, क्योंकि उसका किराया ज़्यादा हो रहा था। ओके। बड़े कमरे थे वो, जो कोई काम करने के लिए लिया था, वर्कशॉप थी जो हमारी। फिर मैं वो सारा सामान उठा के घर पे ले आया। फिर मैंने घर पे चालू किया। फिर जब मैंने घर पे किया तो फिर हम एक मशीन लेके आए, सेकेंड हैंड मशीन, क्या बोलते हैं उसका, लेथ मशीन। तो उसके काफ़ी अच्छा वो मिला मेरे को रिस्पांस। तो बस ट्रेड फेयर और थोड़ा सा मार्केटिंग का एक जरिया मिल गया हमको। तो उससे क्या हुआ कि एक मार्केट में लोग जानने लगे कि हाँ यार ये लोग भी कर रहे हैं काम। तो उससे काफ़ी अच्छा हो रहा। तो जैसे जब आपने पहली बार जो है इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू किया, तो अपने आप में एक चैलेंजिंग रहा होगा कि मीन्स आपको जानकारी नहीं है उस फील्ड की, क्योंकि अब ट्रेड करना और वो भी इंटरनेशनल टेरिटरी में ट्रेड करना तो मतलब अपने आप में एक अलग दुनिया है पूरी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे शुरुआत करी इसकी? हाँ, बेसिकली बताना चाहूँगा। अब क्योंकि जब मैं पहले जर्मनी से मेरे वो मंगाते थे नॉन पर्सन फाइबर, फिर वो मुझे दे देते थे, तो ऑब्वियसली वो अपना भी मार्जिन रखेंगे। तो उसमें क्या होता था, मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ने लग गया था वो धीरे धीरे, क्योंकि यूरो आपको पता है कि वो बढ़ता ही रहता है हर टाइम पे। तो धीरे धीरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई कि अब मैं रेट बढ़ा नहीं पा रहा हूँ केबल का। तो प्रॉब्लम आई तो मैंने फिर अपने जो हमारे बॉस थे उनको फ़ोन किया, उनको बताया मैंने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है मुझे, और आप जो है इसका कुछ मुझे उपाय बताओ। उन्होंने कहा तुम एक काम करो कि वहाँ चले जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया चले जाओ। इंडस्ट्रियल एरिया में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनेगा और इजीली बन जाएगा। बस मैंने इतना सुना और मैं लगभग 6 महीने में इंडस्ट्रियल एरिया में आ गया, ढालवाला ऋषिकेश। तो यहाँ पर अप्लाई किया। उस टाइम तो सब मैनुअल था, फिजिकली होता था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया आज के डेट में। तो सब ये भी मालूम नहीं था कि कैसे बनेगा, तो वो किसी तरह से ऑफिस ढूंढा देहरादून में। वहाँ गया फिजिकली, काफ़ी उन्होंने मुझसे चक्कर कटवाए, आज आना कल आना, आज ये होगा कल वो होगा। आज की डेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस 1 मिनट में आपके हाथ में। उस समय मेरे को एक महीना लग गया, लगा लो आप। तो चलो खैर जैसे भी वो कैसे बन गया वो, लेकिन परेशानियाँ बहुत उठानी पड़ी। बनने के बाद बस फिर उस कंपनी से मैं फाइबर तो पहले ले ही रहा था, भले अपने फ्रेंड की बिहाफ पे ले रहा था। तो फिर मैंने उन कंपनी को बताया कि अब मेरा ये बन चुका है और मेरे फ्रेंड आपसे लेते थे, और क्योंकि वो फाइबर्स इतना जल्दी देते भी नहीं किसी को। ये एक्चुअली उसमें भी यूज़ होता है आपके आर्मी में। ओके। हाँ, आर्मी में भी यूज़ होता है, तो उसको अवॉइड करते हैं मतलब हर किसी को देने से। तो उस वजह से मेरे को उन्होंने दे दिया मतलब। तो बस फिर मैं डायरेक्ट उनसे फाइबर लेने लग गया। तो ये लगभग चलता रहा ये केस। जब ढालवाला हम लोग शिफ्ट हो गए तो ये 3-4 साल और चला। अप्रॉक्स 2010 में हम लोग आ गए थे यहाँ पर, और 2014 में आपको शायद ध्यान होगा उस टाइम थोड़ा सा यूरो का प्राइस बढ़ गया था। तो हुआ क्या कि अब मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब तो मैं नहीं बेच पाऊँगा इसको, क्योंकि प्राइस बढ़ गए यूरो के। तो हम जैसे इंपोर्ट कर रहे थे तो फिर में ड्यूटी का खर्चा और काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं उसके साथ। तो मतलब कुल मिला के ये दिक्कत आ गई मतलब। तो मैंने उसी क्षण एक दिन ऐसे ही बैठा था मैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मशीन लाता हूँ। ओके। मीन्स अभी आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, अभी आप सिर्फ असेंबलिंग कर रहे थे अभी तक? यस। अभी तक फाइबर हम लोग लेकर के मंगा रहे थे, उसको असेंबल कर रहे थे। अब आपने कहा कि अब मैं फाइबर बनाने की मशीन ही ले आऊँगा। ओके, ठीक है। तो उसी क्षण मैंने सोचा, मैंने फिर फाइबर मंगाना तो बंद कर दिया, और फिर हमारा काम भी बंद ही हो गया बिल्कुल। तो बंद क्या हुआ कि मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है काम। अब मैंने कहा तभी काम करूँगा जब मशीन आएगी। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल काम बंद कर दिया।
तो फिर वो फिर अगेन मैं अपने बॉस के पास गया कि मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ये फाइबर हमको काफ़ी महंगा पड़ रहा है और मशीन का कुछ देखो कैसे करना है। तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने भी जब मशीन मंगवाई थी तो उसी बंदे का हेल्प लिया था, जॉन की उसका नाम अभी भी है, मतलब हमारी बात होती है उनसे। तो उन्होंने मेरे को जॉन की का नंबर दे दिया, बोला कि इनसे आप कांटेक्ट करो। तो कांटेक्ट किया, ठीक है। तो वो मशीन बेसिकली यूज्ड मशीन थी। ओके, जैसे कोई प्लांट बंद हुआ हुआ या ऐसा तो कुछ। उसकी मशीन हो गई। हाँ, हाँ, तो वो तो हमने भी उनको कहा था कि आप यूज्ड मशीन ही ढूंढो ना हमारे लिए, क्योंकि वो मशीन ऐसा नहीं है कि आप जाके ले लो मार्केट से, ऐसी मशीन नहीं है, वो कस्टमाइज है बेसिकली, ओके, कस्टमाइज होती है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग मतलब डेवलप होती है वो। तो ऐसा ऐसा हुआ, तो ठीक है, उन्होंने कहा आप जो है कि कुछ एडवांस कर दो हमको, हम देखेंगे कुछ। अब एडवांस कहाँ से करें हम, कोई फैसिलिटी नहीं थी ना हमारे पास, काम भी बंद किया हुआ है। काम भी बंद था। हाँ, फिर मेरे एक और फ्रेंड है, हाँ, तो उनके ज़रिए उनकी कोई सिस्टर थी शिकागो में, ओके, यूएस, यूएस में। ओके, तो मैंने उनको बोला यार ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना है, को 1000 रुपये देने हैं। 1000 रुपये, $1000 सॉरी, ओके, $1000। $1000 उन्होंने दे दिए उसको, जॉनकी को, अपने पास से वहीं से दे दिया। मैंने कहा तब मैं तुमको देता रहूँगा, तुम अभी कर लो एडजस्टमेंट जैसा भी है। तो उन्होंने दे दिया और उसको पैसे मिल भी गए, और फिर मैंने इनको दिए बाद में दिए, मतलब मैंने इनको यहाँ दिए ना, मतलब अपने फ्रेंड को। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मैंने कहा मशीन आएगी, ये होगा, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, जैसा होता ही है। जी जी जी, जैसे कोई नया कंप्यूटर आता है घर में शुरू में, हाँ, एक्साइटेड होता है ना बच्चे लोग, तो उस तरह का था मेरा कि यार कैसे चलती होगी, कैसा क्या होगा। इनफैक्ट वो मशीन एक थी यहाँ पर जहाँ हम काम कर किया था मैंने 3 साल। हाँ, तो लेकिन वो मशीन कभी चली ही नहीं, मतलब ओके, मैं मतलब उस राज को राज ही नहीं समझ पाया कि वो चली क्यों नहीं। यहाँ इस कंपनी में मशीन थी यहाँ, बट एनीवे तो हो गया फिर। और वो काफ़ी दिन तक जॉन की से मेरी बात चलती रही। मुझे ये बोला गया कि अभी हम ढूंढ रहे हैं मशीन, ढूंढ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम चला गया, लगभग जब 8-9 महीने हो गए तो मैंने उसको फिर फोर्स किया। फिर उसने अपना नंबर ही मेरा मतलब ब्लॉक पे कर दिया। ओके, तो बड़ी परेशानी हुई, काफ़ी परेशान हो गया मैंने। एक तरफ काम भी बंद था, पैसे दे दिए, 4-5 लोग भी थे साथ में, तो काम नहीं था, मतलब अब लगा लो 8 महीने खाली रहना, मतलब। तो अब और समस्या हो गई कि अब ये तो फ़ोन ही इसका बंद हो गया है, कैसे होगा। तो फिर भी मैं इसको मतलब व्हाट्सएप में मैसेज डालता रहा। एंड दैट वाज द सिंगल सोर्स, यस, व्हाट्सएप नंबर वाज द सिंगल सोर्स। ईमेल भी है, ईमेल भी था, हाँ, बट ईमेल का रिप्लाई नहीं आता था ना। हाँ, पर एक्चुअली व्हाट्सएप आदमी बार बार देखता है ना, हाँ, तो वो भी था एक मन में कि हाँ कहीं रिप्लाई कर दे। तो वो उसने बंदे ने कुछ नहीं किया, मतलब। और 5-6 महीने बाद शायद लिंक्डइन पे वो मुझे मिला, और तो वो हाय हेलो हुई उसमें। तो मैंने कहा यार तुम लोग कहाँ चले गए थे यार, इतना दिन हो गया तुम कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो खैर जो भी था, उन्होंने ये कहा फिर कि यस हमको मशीन मिल चुकी है और जल्दी ही हम करते हैं कुछ व्यवस्था, आप पेमेंट की व्यवस्था करो, ओके, अरेंजमेंट करो। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद से वो फिर व्हाट्सएप पे आ गया, फिर बात होने लग गई, फिर फ़ोन पे भी बात होने लग गई, फ़ोन भी करता था मैं उसको। तो ये होते 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 क्या हुआ, अब उसने कहा आप पेमेंट की व्यवस्था करो। अब पेमेंट फिर फंस गया पेज, पेमेंट कहाँ से होगी। एंड हाउ मच वाज द पेमेंट, लाइक 1.5 लाख के आसपास $1। $1.5 मतलब रैंडमली अगर बोले तो उस टाइम मेरे ख्याल में 50 के आसपास था। 50, हाँ, तो मतलब 75 लाख के आसपास। हाँ इतना रहा होगा। हाँ, और फिर 30% ड्यूटी भी थी। ड्यूटी भी थी, एक मतलब मोटा मोटा 1 करोड़ के आसपास।
तो अब फिर हुआ ऐसा, तो फिर बैंक के पास गए। बैंक ने भी कहा कि भैया लोन तो हम दे देंगे, लेकिन कोलेटरल लाओ। तो कोलेटरल मेरे पास था नहीं। तो कोलेटरल के लिए क्या किया कि फिर उसी दौरान वो प्लॉट भी लिया वहाँ पर। अच्छा। प्लॉट भी क्या लिया, मतलब जिनका अब प्लॉट के लिए भी पैसे नहीं थे। अब प्लॉट, अब देखो इस मशीन से मैंने क्या क्या किया मशीन को लाने के लिए क्या किया। तो प्लॉट के लिए पैसे नहीं थे, फिर घर में बोला कुछ किसी से कर करवा के। उस टाइम पे वो मेरे को पड़ी थी 35 लाख। अच्छा। और फिर प्लॉट ले लिया। मैंने कहा तुम देखो अभी पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे, आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा दो मेरे नाम, और आपको चेक में दे देता हूँ। तो मान भी गए, क्योंकि मेरे को वहाँ म्यूटेशन देनी थी। तो ये सब हुआ, म्यूटेशन भी हो गया और वो सब मान भी गए। और मतलब कुछ पैसे घर से भी पापा ने भी किए, कुछ सिस्टर ने किए, कुछ ऐसा, मतलब घुमा फिरा के हो ही गया था। बैंक की हमने बात करी अभी। एक बात अमूमन बैंक के बारे में बोली जाती है कि बैंक जो है बैंक लोन की अगर बात करें तो बैंक एक्चुअली में उन लोगों को लोन ज़्यादा देता है जिनको लोन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्टली मैं खुद इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हाँ। तो बैंक पैसे वालों को पैसे देता है, जिनको नीड नहीं है उनको ज़्यादा प्रीफेयर कर देता है, और जिनको ज़रूरत है बेचारों को उनको देता भी नहीं। ये डेफिनेटली है। तो अब मैं फिर म्यूटेशन लेके चला गया बैंक के पास। ये सब लगभग 1 महीने में हो गया इस बात को। फिर उन्होंने कहा कि अब तो इसमें पहले बनाना पड़ेगा, ऐसे खाली प्लॉट में तो नहीं हो पाएगा आपका लोन, अब तो बनाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर भी चाहिए। ओके। तो मेरे कोई जानने वाले हैं यहाँ पर, शेखर जी। हाँ, सीए साहब। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ऐसा है यार, मेरे को लोन की कुछ ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा यार ठीक है, तुम उस बैंक में चले जाओ। एक पता नहीं कौन सा बैंक था वो, बैंक ऑफ बड़ौदा ही था शायद वो। तो वहाँ चले जाओ। उन्होंने भी मतलब अकाउंट खुलवा लिया उनके कहने पे। और लास्ट में बोला कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी ले आओ जो प्रीवियस बैंक ने कहा ही था। मैंने कहा उनको मेरे पास तो म्यूटेशन है खाली, तो नहीं हो पाएगा। फिर किसी ने मुझे कहा कि तुम सिडबी चले जाओ, इंडस्ट्रियल बैंक है ना ये सिडबी। तो वहाँ भी देहरादून चला गया मैं। तो देहरादून गया मैं, तो देहरादून भी मैं शेखर जी के रेफरेंस से गया। उन्होंने कहा तुम वहाँ चले जाओ देहरादून। तो पहले दिन गया मैं, तो काफ़ी मतलब उनके रिगार्ड से काफ़ी रिस्पेक्ट करके उन्होंने बैठाया और ये क्वेश्चन करा ऐसा वैसा। तो उन्होंने फॉर्म सब भर दिया। फिर नेक्स्ट डे गया, तो उन्होंने कहा अब आपका ये हो गया है, तो अब आपको जो सप्लायर है उसकी लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना पड़ेगा। वो लेटर ऑफ क्रेडिट 2 बैंकों के बीच में होता है, एक फॉरेन का बैंक होगा जो हमारा सप्लायर, और एक हमारे बैंक में। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर मतलब प्रोडक्ट ना मिले या कोई भी जो सामान आप ले रहे हैं तो वो ना मिले, तो वो बैंक आपको पैसे रिफ़ंड करेगा। और अगर हम पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो हमारा बैंक उनको पेमेंट करेगा। तो बेसिकली दोनों के लिए सेफ़ होता है ये। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि न्यू सप्लायर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अब भाई हम जानते नहीं उसको, वो एडवांस डाल दिया फिर सामान ना दिया, कैसे क्या करके। तो खैर जो भी है, तो ये सिचुएशन हुई तो मुझे काफ़ी झटका लग गया। फिर मैंने कहा यार ये तो काम नहीं होगा। तो वो जो मैनेजर साहब थे उन्होंने मेरे को पता क्या कहा है कि भट्ट साहब ये मशीन तो नहीं आ पाएगी आपकी, सॉरी। मैं वहाँ से उठा और मैंने उनको एक बात बोली आते हुए कि मैंने कहा सर मशीन तो यही आएगी, रियली मैंने यही बोला बस। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाए तो अच्छा है। फिर मैं वहाँ से आ गया वापस। कैसा लगता है जब कोई कॉन्फिडेंस तोड़ता है? मतलब मेरे को तो सही मायने में पूछो तो मुझे मज़ा आता है। मैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर कोई मुझसे बोले ये नहीं होगा, तो एक्चुअली
मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर आपको कुछ लोग मना कर रहे हैं कुछ करने के लिए या आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं तो यू मस्ट नीड टू समथिंग स्पेशल। तो जब मैंने उनको ये बोल के आ गया वहाँ से तो अ, इसी दौरान मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को मालूम था बैंक तो मांगेगा ही मांगेगा। तो ऑलमोस्ट 8 फुट के आसपास हाइट कर दी थी मैंने। एक हॉल बनाया था सिंपल। वो वो प्लॉट था 350 स्क्वायर यार्ड। तो जब उसको 8 फुट हो गया तो फिर मैं आ गया बैंक के पास दोबारा। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया। पीएनबी बैंक था ये यहाँ पर, अभी भी हरिद्वार रोड में। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है तो ठीक है, हम सर्वे करेंगे, हम विजिट करेंगे साइट। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप कर लीजिए, है तो है ही है। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है। आए वो लोग, विजिट किया, तो उन्होंने मेरा जो लोन था वो 50 लाख का फिर सैंक्शन कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू काफ़ी हो गई है ना फिर, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो 50 लाख का लोन किया और कुछ लिमिट्स भी की शायद 20 लाख की या 10 लाख की, सॉरी, ऐसा किया। तो मतलब कर कुरा के फिर उसको ट्रांसफ़र करवाए पैसा जॉनकी को, मशीन का। फिर क्योंकि वो यूज्ड मशीन थी और शायद मतलब कुछ पार्ट्स तो यूज थे उसमें, बाकी मशीन तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी वो बेसिकली। तो चली नहीं होगी ना, मतलब बहुत कम यूज़ हुआ है। यूज़ किया वो एक्चुअली जिन्होंने एक्चुअली, वो पाकिस्तान की कंपनी थी कोई यूएस में, उन्होंने कुछ प्लांट लगाया और उसको चलाया ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ मुझे आई डोंट नो। तो अब कोई पार्ट्स जो रहा होगा एक पुराना उसमें, तो वो मशीन तो चल पड़ी वहाँ से। और कस्टम वाले ने रोक लिया उसे। अच्छा। बोला ये तो मतलब सेकंड हैंड मशीन है, तो इसमें तो हो नहीं पाएगा आपका काम, मतलब ये तो ऑथराइज ही नहीं है या अलाउड ही नहीं है, ऐसा वैसा जो भी है। वो 1 महीने तो वो यूएस में खड़ी रही। वहाँ वैसे ही सर्दियों का मौसम, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, नॉर्थ अमेरिका। तो उससे भी कुछ रस्टिंग आ गई उसमें। तो ये लोग कस्टम में करते हैं ऐसा कि अगर यूज्ड आइटम है तो पुराना सामान को बेसिकली ये सोचते हैं कि हार्मफुल है या ऐसा कुछ जो भी है, मतलब ये एक पॉलिसी है भारत सरकार की कि आप मतलब वो नहीं मंगा सकते हैं पुरानी चीज़, ठीक है। जो कि यहाँ के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट के लिए एक्चुअली हुए थे ऐसा कुछ 2-4 केस दिल्ली कस्टम हाउस में। कुछ किसी ने कुछ लिक्विड मंगाया था शायद, वो वहाँ पे स्प्रेड हो गया, कुछ काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पर। तो ये बात काफ़ी पुरानी है। तो तब से उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उसको कि पुराने यूज्ड आइटम को ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। नहीं ला सकते आप। हाँ जी। तो बड़ा झटका लग गया मुझे। जो कस्टम जो होते हैं एजेंट, उनका यार ये तो जो जो बड़े ऑफिसर हैं उन्होंने तो बोला ये तो नहीं निकल पाएगी। तो एक बार को तो लगा मुझे झटका, लगता ही है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो फिर दौर चला कि भैया कहाँ से किसको खोजा जाए, कैसे खोजा जाए, कोई जानकार आदमी या कोई जान पहचान में। तो इनफैक्ट वो मिल ही गया, कोई मेरे फ्रेंड थे, उनका कोई नोन था वहाँ पर। तो उनके ज़रिए बात हुई, फिर हो गया, फिर कुछ सेटलमेंट कर कुरा के तो उन्होंने मशीन दे दी फिर। ये चीज़ इंडिया में अच्छा है। ये चीज़ इंडिया में अच्छा है। कह सकते हैं आप, जो भी है। अब कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है बेसिकली। तो खैर जो भी है वो मशीन आ गई। तो और फिर जॉनकी को बुलाया गया यहाँ पर। इसमें इस प्रोजेक्ट में एक पार्टनर भी हुए थे मेरे, वो मैं थोड़ा स्किप कर गया था। एक्चुअली हुआ क्या क्या, जॉनकी ने बोला मेरे को कि आप जो है मशीन देखने आ जाओ यूएस में। अब मेरे पास यूएस का वीज़ा ही नहीं था। मैंने कहा चलो। तो फिर मैं वीज़ा लगाने गया, रिजेक्ट हो गया मेरा वीज़ा। अब रिजेक्ट हो गया तो मैंने उसको बताया कि भाई ये रिजेक्ट हो गया। तो
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम फिर दोबारा ट्राई करो। फिर दोबारा ट्राई किया, फिर वो रिजेक्ट हो गया। तो मेरे एक फ्रेंड थे दिल्ली में, तो मैंने उनको बताई ऐसी घटना यार कि मैंने कहा आपको जाना पड़ेगा। उनके पास वीज़ा ऑलरेडी था, वो जाते भी रहते थे वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि आप चले जाओ और मतलब मैं पेमेंट करूँगा आपको, और ऐसा है वैसा जो भी है, मतलब आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा यार मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मतलब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मुझे पार्टनर बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे तो मशीन लानी थी किसी तरह से भी, तो मैंने उनको यस कर दी मतलब। फिर वो गए, जॉनकी से मिल के आए, सब कुछ करा, मतलब मशीन देख के, और वो आ गए अपना वापस। तो फिर मशीन आ गई, जॉनकी और उसकी वाइफ, वो दोनों आ गए इधर ऋषिकेश। लगभग 10-12 दिन के लिए आए लोग। तो फिर और मशीन जब तक वो लोग पहुँचे यहाँ पे, वो एक्चुअली असेंबल करने आए थे मशीन, इंस्टॉल करने। तो आधी मशीन हमने ऑलरेडी असेंबल कर दी थी तब तक। मतलब उस करके आती है ना वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग हिस्सों में, हाँ डिसेंबल हो के आती है, डिसेंबल होके आती है। तो हमने वो किया, फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ आधी मशीन फिट ही कर दी थी, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मतलब उसने 2-3 दिन में उसको कर दिया इंस्टॉल। अब मशीन इंस्टॉल हो गई, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब इसका चाहिए भैया मटेरियल तो है ही नहीं। अब ये लगा लो आप कि उस 15 दिन का टाइम था, मशीन तो 2-3 दिन में ही इंस्टॉल हो गई, और हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, ग्लास की रॉड्स होती है ना। तो फिर इमीडिएटली में इनको फ़ोन किया गया वहीं जर्मनी, और पेमेंट ट्रांसफ़र करके ये 1 हफ्ते में वो रॉड मंगा दी। तो वो हमारे पास रॉ मटेरियल भी आ गया। फिर हमने चलाई, तो काफ़ी उसको भी थोड़ा समझ में आया नहीं, वो काफ़ी दिक्कतों के बाद वो चल गई मतलब। तो बस फिर ये चलता रहा मामला। फिर मेरे पार्टनर्स को, कुछ जो बने थे पार्टनर, कंडीशंस कुछ समझ में नहीं आई, या मतलब जो भी था मैचिंग नहीं हो पाई। तो फिर वो उन्होंने कहा मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर कुछ पेमेंट भी उन्होंने दी थी, तो मैंने वो वापस किया उनको इंटरेस्ट के साथ। ये हुई बस। ये तो मेरी मशीन की जर्नी थी। तो अभी मतलब मैं अब जब आपसे, वैसे मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन अभी जब हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहे थे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने। जब भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो जब सबसे ऊपर पॉपअप होता है, तो आपका एक जो व्हाट्सएप पे आपने वो लगा रखा है अपना जो डिस्प्ले पोस्टर या डिस्प्ले पिक जो लगी हुई है, उसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि वेल्फो विल बी 25 मिलियन या बिलियन, 1 बिलियन $1 बिलियन कंपनी बाय 2025। क्या टारगेट है, और कैसे मतलब ये टारगेट सोचा कि ये मैं इसको $1 बिलियन की कंपनी बना दूंगा? देखिए, मैं मतलब औरों को भी, और मैक्सिमम जो आज की जनरेशन है उनको मैसेज देता हूँ कि देखो, अगर आपको कुछ बड़ा करना है या बड़ा बनना है, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। तो मेरा भी यही था कि मतलब हाउ टू बिकम बिग कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी हम कैसे बनाएं यार। तो वो उस को चलते हुए मैंने ये टारगेट बनाया। और सही बताऊं तो ये जब मैंने टारगेट बनाया था, तो उस टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि इतना बड़ा रकम होता है ये। मैं तो उसको 100 करोड़ ही समझ रहा था, मतलब ऐसा। तो बल्कि कई लोगों ने मुझे पूछा आर यू श्योर, तो मैंने कहा इतना 1 बिलियन है ना ये, तो 1 बिलियन सोचा है तो 0.1 मिलियन तो हो ही जाएगा। तो वो हो जाता है। देखो, अब आप आज की डेट में अगर हम लोग वेल्फो की बात करें जी, तो इन टर्म्स ऑफ साइज अगर देखें तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है वेल्फो इस समय? प्रोजेक्ट बोलें तो हमारी नेटवर्थ अगर आप लगाएं तो 50 के आसपास होगी।
50 करोड़। यस। ओके, अभी जो एज करंट सिनेरियो पे हाँ। कितने लोग लगभग काम कर रहे हैं? हमारे पास जो हमारी वेल्फो, एक्चुअली मैं इनको बोलता हूँ वेल्फो टीम है हमारी, लगभग 27 के आसपास। 27 लोग अभी काम कर रहे हैं। अब लगभग अब तो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। कौन सी कंट्री, लाइक इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री है जो मेजॉरिटी आपकी क्लाइंट लिस्ट में आती हैं? और ऐसा प्रोडक्ट कौन सा है जिसको आप मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं? मेनली हमारा ये जो मैंने बताया था फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड, यही हमारा है। और एक फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड कुछ एक्चुअली अलग अलग सेक्टर में लगती हैं ये लोग, मतलब एंडोस्कोपी में भी लग रही हैं तो, और इंडस्ट्रीज़ में भी लगती हैं, जहाँ पर सेंसिंग करवानी है तो वहाँ पर भी लगती हैं। तो हमारा इतना कुछ खास अभी है नहीं एक्सपोर्ट का, लेकिन मतलब ठीक है। हम टर्की दे रहे हैं अभी, और ईरान में देते हैं, और दुबई, और बांग्लादेश, और नेपाल। मेरा एक और क्वेश्चन है संजय भाई। बेसिकली जब हम देखते हैं और हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन की बात करते हैं, यूरोप को देखें जी। तो यूरोप मेजरली यूरोप जो है वो ब्रांडिंग पे काम कर रहा है। दे आर नॉट वर्किंग ऑन प्रोडक्शन काइंड ऑफ पार्ट। पड़ोस में हमारे चाइना है। दुनिया जहान का प्रोडक्शन जो है चाइना, ताइवान और इस तरह के देश संभाल रहे हैं, जो उसमें देखें हम। और सस्ता भी है, मीन्स अगर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट देखें तो सबसे कम चाइना दे पा रहा है। इसी वजह से दुनिया का लगभग 60-70% प्रोडक्शन जो है चाइना होल्ड करता है। बिल्कुल। आपको क्यों लगा ऐसा कि मैं चाइना से प्रोडक्शन करा के असेंबलिंग कराने के बजाय मैं प्रोडक्शन इंडिया में करूं? डोंट यू थिंक दैट कि एक कॉस्टली, आपने एक रिस्की सिनेरियो था आपके लिए? देखिए मेरा शुरू से मतलब यही माना था कि मैं अपने जो लोग हैं गढ़वाल के, हाँ। उनको कुछ काम दे सकूं मैं। ये मेरा प्रायोरिटी थी। अभी भी मेरे पास मतलब हम लोग जितने भी टीम है हमारी, टोटल दे आर ऑल फ्रॉम गढ़वाल। लोकल लोग हैं। हाँ, तो ये एक सिनेरियो है कि मतलब अगर आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली दे विल थिंक अबाउट यू। तो ये मेरा ऐसा कुछ रहा कि मतलब हम खुद का एक अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं और मतलब सिस्टमेटिकली काम करें। तो ये था हमारा फिर ऐसा। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस पैटर्निटी की, यार आपके आसपास जो बिजनेसेस चल रहे हैं या आपके फील्ड या उससे आसपास और भी जो अलग अलग तरह के लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या एज अ बिजनेसमैन क्या मेजर चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं अभी यहाँ पे? देखिए आप तो भली भांति परिचित हैं यहाँ के माहौल से। ऋषिकेश इज़ द होली सिटी, और योग नगरी है ये। तो और ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री थी पुरानी यहाँ पर, ऑलमोस्ट दे आर क्लोज्ड। तो इंडस्ट्री बोले तो एक नाम मात्र की 2-4 हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा खास है नहीं। तो अब जब इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब कुछ नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा रहती है दिक्कत हमें, रॉ मटेरियल की, स्पेयर पार्ट। तो हम लोग दिल्ली से और मुंबई से ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। बिल्कुल। और मैक्स कुछ सामान हमारा बाहर से भी आता है, जर्मनी से आता है, यूएसए से भी आता है, कुछ आता है चाइना से भी आता है। तो मतलब ये सब रहता ही है। काम काम काम, एक काम आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा मैं कभी कभार देखता हूँ कि संजय जी का वीडियो आता है कि संजय जी जो है कराओके पे गाना गा रहे हैं। सिंगिंग हॉबी है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बताया। तो कभी मिलता है टाइम तो ऐसे ही गुनगुना लेते हैं। बाकी मतलब ऐसा कुछ एक्चुअली मेरा शुरू बचपन में भी था थोड़ा सा ये, लेकिन ये अपना जो ये जर्नी रही ना, इसके बीच में कहीं दब गया वो उठ नहीं पाया मतलब। तो इसके अलावा हॉबीज़ क्या है? खाली टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं? खाली टाइम में मैं कुछ R&D करना पसंद करता हूँ। जैसे कुछ भी कोई चीज़ है इसमें कैसे काम होगा, या मतलब कंप्यूटर में सर्च करना, या कुछ मार्केट देखना। और बाकी प्लेइंग की बात करें तो मुझे बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है, और जब टाइम मिलता है तो हम खेलते भी हैं बैडमिंटन।
जनरली मैं जो संजय जी को जानता हूँ, ही इज़ वेरी क्वाइट और बड़े शांत किस्म के मतलब उनका बिहेवियर है, और मतलब ही इज़ नॉट वेरी बोल्ड, और इस तरह का उनका नेचर नहीं है। तो कितना मुश्किल रहता है सर? अभी तो मैं देखता हूँ कि आज जर्मनी है, कल साउथ अफ्रीका है, परसों चाइना है, लगातार। तो ये जो वर्ल्ड ट्रैवल है, जी। ये कितना मुश्किल होता है संजय जी के लिए, या उस लड़के के लिए जो लड़का जो है इन उनमें घिरा हुआ था कि अभी 6वीं में फेल हो गया हूँ, घर में शायद डांट पड़ेगी या 10th में ब्रेक लगा है, या मतलब इतना शाई है कि मीन्स उस लड़के के लिए आज ग्लोबल ट्रैवलर होना या ग्लोबल एक बिजनेस लीड करना कैसा एक्सपीरियंस लगता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके क्रेज़ी हैं तो वो जर्नी में जो भी आपको पेन होगा या कुछ परेशानी आएगी तो वो सब आदमी अवॉइड कर देता है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं सफ़र में। कभी फ़्लाइट डिले हो जाती है, कभी एयरपोर्ट पे रात गुजारनी पड़ती है, कभी काफ़ी रहता है मतलब। लेकिन चूँकि हमारा कुछ मतलब जाने का उद्देश्य होता है तो वो सब मैनेज हो जाता है। लैंग्वेज कभी एक बीच में आड़े नहीं आती? लैंग्वेज की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि मतलब अब जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो फर्स्ट टाइम मैं गया था जर्मनी, तो इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं थी वैसा बेसिकली। तो फिर अब वही मैंने कहा ना कि मेरे को मेरी एक थोड़ा सा आप इसको अच्छी आदत कहें या बुरी आदत कहें, जो मैंने एक बार मेरे माइंड सबकॉन्शियस माइंड में आ गया ना, वो मुझे 1 मिनट में चाहिए होता है, तुरंत चाहिए मतलब। फिर मैं चाहे मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं सोचता नहीं फिर। आप रिस्क टेकर हैं मतलब? हाँ, एकदम तुरंत। बाद में मैं कोई काम नहीं करूँगा मतलब, अधिकतर मतलब। तो फिर मैं वहाँ गया था, मुझे काफ़ी वो महसूस हुआ, एक गिल्टी समझ लो आप। तो मैंने कहा यार ये इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी भाई। सबसे अच्छा कंट्री कौन सा लगा अभी जहाँ तक विजिट किया है? कंट्री मेरे को वियना ज़्यादा पसंद है। यूरोप ऑलमोस्ट मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, स्पेन, पुर्तगाल और वियना, नीदरलैंड, पोलैंड। तो ये मेरे को अच्छा लगा मतलब। और मैं यूएस भी गया था। वहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी कि आप एग्ज़िबिट करना चाहते हैं तो आप चलिए। तो हम लोग गए थे फिर फ्लोरिडा। तो 4 दिन की वो एग्जीबिशन थी, तो हमने वहाँ भी एग्ज़िबिट किया था अपने प्रोडक्ट। बल्कि जब हम यूएस में अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया तो हमने तो ऑल दे आर वेरी क्रेजी। ओ यू आर फ्रॉम ऋषिकेश? यस, मैंने कहा हम ऋषिकेश से ही हैं। एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी तो है अपने शहर की, है ना? भले एक छोटा सा शहर है लेकिन ग्लोबल आइडेंटिटी रखता है अपने। हाँ, वो बिल्कुल है। लेकिन मतलब उनका बोलने का मतलब था ऋषिकेश में तो यार वहाँ तो योगा है और टूरिस्ट है, और आप मतलब वहाँ से कैसे चला रहे हैं मतलब कंपनी, ऐसा मतलब उनका मतलब ये था। तो सबका कमेंट यही था कि यार वहाँ पर तो लोग टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, टूरिज्म योग के लिए है, और जाते हैं, योगा है, कई चीज़ आध्यात्मिक नगरी है ना बेसिकली। प्लेस है, हाँ। तो दे आर वेरी स्ट्रेंथ की यार, ऐसा भी होता है। हाँ, एंडोस्कोपी आपका फील्ड है बेसिकली, एंडोस्कोप बना रहे हैं क्या? मीन्स एंडोस्कोप तो चाइना से भी आ रहे हैं, या मतलब दुनिया के हर पार्ट में बनाए जा रहे हैं। कोई किस आपका यूएसपी क्या है, स्पेशलिटी क्या है? देखिए, आपने एक क्वेश्चन में से पहले किया था कि ये जो व्हाट्सएप में आपकी थीम लगी हुई है, या इसमें जब मैंने वो सोच बनाई थी कि हमको 1 मिलियन करना है अपनी कंपनी को, तो उसी को चलते चलते हमने ये डिसाइड किया कि अब हम एक्चुअली एंडोस्कोप हम लोग रिपेयर कर रहे थे पहले सर्विस में। तो ये चलते चलते और रिपेयर करते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि अब हम इसको इंडिया में बनाएंगे। और हमने सक्सेसफुली मतलब भारत में पहली बार इसको असेंबल्ड बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग कुछ पार्ट्स तो उसके बाहर से इंपोर्ट करके बना रहे हैं। तो
अभी तक मतलब इंडिया में कोई किसी ने ये पहल नहीं की थी जो हमने इसको किया है। तो यू मीन दैट यू आर द पायनियर इन दिस फील्ड, मतलब इंडिया फर्स्ट में मूवर हैं आप इंडिया में जो जी इन हाउस कुछ एंडोस्कोप हिस्से का प्रोडक्शन और बाकी हिस्से को असेंबलिंग करके आप इंडियन एक ब्रांड जो है एंडोस्कोपी में वो दे रहे हैं। असेंबलिंग बोलेंगे तो मतलब वैसे आप एक नज़रिए से देखें तो पूरा मतलब 80% तो हम यहीं पे बना रहे हैं ना उसको, क्योंकि लाइट फाइबर हम लगा देते हैं उसको ये, और उसमें ग्लू लगा के और काफ़ी कुछ करके हम यहीं पर करें। केवल कुछ ऑप्टिकल पार्ट्स हैं जो यहाँ पर मिलते नहीं हैं एक्चुअली में, तो वो हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो मीन्स ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी पहली मैन्युफैक्चरर हैं आप जी इंडिया में बिल्कुल जो एंडोस्कोपी जी बना रहे बिल्कुल। हैं। लगभग कितनी वैरायटी, कितनी रेंज है आपके पास एंडोस्कोपी की? अभी तो हम लोग ईएनटी के स्कोप्स ज़्यादा कर रहे हैं Okay. और यूरोलॉजी के ईएनटी के स्कोप्स जो लगते हैं उनको दे कॉल्ड साइनोस्कोप्स, और यूरोलॉजी में जो यूज़ होते हैं दे कॉल सिस्टोस्कोप्स। अभी ये वैरायटी है, लेकिन हमारा अभी ये उद्देश्य है और ये प्लान है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर तरह के स्कोप भारत में बनाएंगे, और जिससे कि मेरा मानना ये है कि जिससे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं और जो बेसिकली पेशेंट हैं, तो देखिए मैं यही जानता हूँ कि डॉक्टर हमेशा जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट पे वो चार्ज करते हैं पेशेंट से। तो हमारी सोच ये है कि थोड़ा सा अगर डॉक्टर को कुछ कम प्राइस में अगर हम प्रोवाइड करा पाएँ तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा कम लोगों का मेडिकल कॉस्ट कम होएगा, कम होगा। ये हमारी प्रायोरिटी है थोड़ा सा, और हम दे भी रहे हैं मतलब काफ़ी रिजनेबल रेट पे। और हमारा फिर चाइना के साथ भी थोड़ा सा वो चल रहा है कंपटीशन, स्टेट कॉम्पिटिटर चाइना है, क्योंकि चाइना यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहा है। ओके। केवल एंडोस्कोप का। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और लोग डॉक्टर्स या मेडिकल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरप्राइज होती हैं आपके ब्रांड को देकर के कि इंडिया में बन रहा है। रियली इनफैक्ट हर एग्जीबिशन में जो कोई भी जो मतलब देखते हैं, अरे आप यू आर द मैन्युफैक्चरर, ये आप इंडिया में बना रहे हो, तो मतलब वो विश्वास करते ही नहीं बेसिकली। लेकिन जो हैं कुछ कर रहे हैं, जो जानते हैं मेरे बारे में वो मानते हैं। तो ये है, ऐसा है। चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई, कोई एक संदेश जो आप बडिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना यही है, अगर लाइफ में जो भी आप मतलब खास करके न्यू जनरेशन को बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ भी सोचना है तो बड़ा सोचें, और डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, अगर कुछ भी सोचना है तो बड़ा सोचिए। सोच इंसान के व्यक्तित्व को निखारती है, इंसान को मौके देती है, आगे बढ़ने का एक विजन देती है, एक रोड मैप बना करके देती है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे राह देख रहे हैं, जिनको अपनी राहों को अपनी मंजिल की ओर मोड़ने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है संजय जी की जर्नी उन सारे लोगों के लिए, उन सारे विजनरीज़ के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह काम करेगी। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।